अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ दोस्ती दारम बाय अरीशा पार्ट 23। आहिस्ता आहिस्ता फिर से अंधेरा होना शुरू हो चुका था। उसने सुबह से सिवाय एक सेब की कुछ भी नहीं खाया था और उसका भूखा रहना दर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे 2-3 बार चिप्स खाने की ऑफ़र की थी, लेकिन दारम की तरफ से हर बार इनकार ही आया था। जानम साई, हम वापस जा तो रहे हैं, रास्ते में कुछ ना कुछ खा लेंगे, तुम उदास मत हो। उसका चेहरा प्यार से सहलाते हुए वो उसकी परेशानी दूर करते हुए बोला, जबकि इधर को उसका भूखा रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन दारम साई, कुछ तो खा लेते आपने सुबह से एक सेब के अलावा और कुछ नहीं खाया। क्या आपको भूख नहीं लगी? इस वक्त मेरी भूख से जान निकल रही होती और आप इतने रिलैक्स होकर गाड़ी चला रहे हैं। क्या आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगी? वो बहुत हैरान थी। नहीं, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी और जब मुझे भूख लगेगी मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे भी वापस जा रहे हैं ना, तो होटल से कुछ ना कुछ खा लूँगा। लेकिन मेरे चक्कर में तुम क्यों चुपचाप बैठी हो? तुम तो खाओ। या क्या हुआ, चिप्स से दिल भर गया? हाँ, अब मुझे खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा इन्हें खाने को। मुझे अब असली वाला खाना चाहिए। अगर मुझे पहले अंदाज़ा होता ना इस चैलेंज के बारे में, तो यकीन करें मैं कुछ ना कुछ वहाँ से खाने को ज़रूर लेती। लेकिन उस कपल ने नो कपल है ही नहीं, लेकिन कपल होने के ड्रामे कर रहा है। चैलेंज ही अचानक किया है, जिसकी वजह से मैं अपनी तैयारी भी नहीं कर सकी। ये सारी तैयारी तो शुमाली इलाके जाने की थी। वो तो शुक्र है कि इस तरफ जाने के लिए हमने कोई ना कोई तैयारी कर रखी थी, वरना ना जाने क्या हाल होता इस जंगल में हमारा। आहिस्ता से उसके कंधे पर सर रखते हुए वो अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, जबकि आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज़ कम होना शुरू हो गई। तो दारम समझ चुका था कि वो नींद में जा रही है। उसका सर ठीक से अपने कंधे पर रखता वो गाड़ी की स्पीड स्लो कर चुका था, जबकि थोड़ी ही देर में इधर नींद में उतर चुकी थी। होटल ज़्यादा दूर हरगिज़ नहीं था और उसने अपना फ़ोन भी कल से बंद कर रखा था। उसने जैसे ही अपना फ़ोन ऑन किया, उसे अपने मोबाइल पर बाहर से आने वाले नंबर की कॉल नज़र आई। बार बार फ़ोन किसने किया था वो नहीं जानता था, लेकिन जिस शिद्दत से फ़ोन किया गया था, यकीनन कोई ख़ास बात थी, लेकिन फिर भी उसके लिए इस वक्त दर से ज़्यादा अहम और कुछ भी नहीं था। तभी तो वो फ़ोन को एक तरफ रखते हुए दोबारा गाड़ी ड्राइव करने लगा। जो कोई भी था वो यकीनन दोबारा फ़ोन कर सकता था, इसीलिए उसे परवाह नहीं थी कि अगर उस इंसान को उससे बहुत ज़्यादा अहम काम हुआ तो वो फ़ोन ज़रूर करेगा। लेकिन इस वक्त वो किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता था। ये वक्त सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका और उसकी बीवी का था, जिसमें वो किसी भी तरह की मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ, आप आ गए साहिर साई। मैं कब से आपके आने का इंतज़ार कर रही थी। उसने जैसे ही कदम घर में रखा, उसे अपने इंतज़ार में पाया। आपको पता है, आज मैंने सिर्फ आपके लिए 2 घंटे लगाकर आपका पसंदीदा करेला बनाया है। वैसे भी काफ़ी कंफ्यूज थी कि आपको क्या पसंद होगा और क्या नहीं, लेकिन मैंने गैस कर लिया कि यकीनन आपको करेले पसंद होंगे, क्योंकि आप इतने कड़वे हैं। मेरा मतलब है, आप मेरे कड़वे साई हैं। उसने अपनी बात पर पर्दा डालने की छोटी सी कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले कि वो उसकी बात को पकड़ता, वो एक बार फिर से बोलना शुरू हो चुकी थी। वो मैंने सोचा कि आपको और कुछ पसंद हो ना हो, करेले ज़रूर पसंद होंगे। यकीनन ये आपकी टॉप लिस्ट में पसंदीदा चीज़ होगी। इसीलिए मैंने अम्मा साई से पूछा और फिर उन्होंने भी हाँ की मोहर लगा दी। उन्होंने कहा कि ये आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। लेकिन डोंट वरी, मैं सिगरेट के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं कर रही, क्योंकि वो तो आपकी पसंद नहीं बल्कि मोहब्बत है। और वैसे भी मैं हर चीज़ में आपकी सिगरेट को थोड़ी ना घुसाऊंगी। हर इंसान की अपनी पसंद होती है। जैसे आपको सिगरेट पीना पसंद है और मुझे ट्रिप पर जाकर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना बहुत पसंद है। लेकिन अब मैंने ट्रिप पे तो लेकिन अब मैं ट्रिप पे तो जा नहीं सकती, क्योंकि आपने इनकार कर दिया है। अब आपने बाबा साई के सामने इतनी बड़ी वजह रखी है, तो उन्होंने तो इनकार ही करना था। जाविश, हम खुद सारी फैमिली जा रहे हैं। वो बस इतना बोलते हुए सिगरेट निकाल चुका था। लेकिन दोस्तों के साथ अपना ही मज़ा होता है, अलग लेवल होता है। दोस्तों के साथ ना हम खूब इंजॉय कर सकते हैं। इंजॉय तो फैमिली के साथ भी कर सकते हैं, वो सिगरेट सुलगाते हुए बोला। लेकिन दोस्तों के साथ इंजॉय करते हुए ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बाबा साई के सामने मैं गाने तो नहीं गा सकती, दोस्तों के सामने गा सकती हूँ। बाबा साई के सामने मस्तियाँ नहीं कर सकती, लेकिन अपने दोस्तों के सामने कर सकती हूँ। ऐसे दोस्तों के साथ बहुत मज़ा आता है। आप अपने दोस्तों के साथ गए होंगे ना कभी किसी ट्रिप पर। वो तेज़ तेज़ बोलती उसके सामने कुर्सी रखी, न जाने क्या ऊट पटांग हरकत कर रही थी, जबकि साहिर साई खामोशी से उसके सामने बैठा उसे सुने जा रहा था।
उसके चेहरे पर छाई बेजारी से साफ जाहिर था कि वो उसकी किसी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, लेकिन जाविश ने हिम्मत ना हारी, उसकी गैर दिलचस्पी का बिल्कुल भी बुरा मनाए बगैर अपनी ही बोले चली जा रही थी। अगर तुम्हें लगता है कि सारी बकवास करने के बाद मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, इसीलिए ये फजूल में बोलना बंद करो और जल्दी से खाना दो, भूख लगी है मुझे। वो बेहद सख्त लहजे में गोया हुआ। खाना तो रोज़ खाते हैं ना, पहले मेरी बातें तो नहीं सुनते, इसीलिए पहले मेरी बातें सुने। और वैसे भी मैं आपकी बीवी हूँ, चले बीवी न सही मनकूहा हूँ, और मनकूहा बीवी सेम ही होता है। और जिस तरह से बीवी की बातें सुनी जाती है, इसी तरह मनकूहा की बातें सुनना भी फ़र्ज़ है आप पर। पहले आप मेरी बात पूरी सुने, समझे, और फिर मैं आपको आपका खाना दूंगी। मैंने बहुत प्यार से आपके लिए वो कड़वे करेले बनाए हैं। देखिए, मैं लंबी चौड़ी बातों में नहीं पड़ना चाहती, सीधी बात है, मैंने आपको एक डील देनी है। वैसे भी तो आप ज़मीनों में डीलिंग का काम करते हैं ना, मतलब फ़र्ज़ करें कि आपने अगर किसी का काम किया तो दूसरा बदले में आपका काम करता है ना, इसी तरह आप मेरा काम करें, बदले में मैं आपका काम करूँगी। जो आप कहेंगे मैं कर दूँगी, बस मेरा एक ट्रिप पर जाने का इंतज़ाम कर दें। प्लीज़ 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 साहिर साई, सिवाय आपके इस वक्त और कोई मदद नहीं कर सकता। दारामदा साई यहाँ पर है नहीं। बाबा साई के सामने वो मेरी सिफारिश करते तो अम्मा साई तो मेरी बात कभी नहीं मानेंगी, इसीलिए प्लीज़ आप ही मेरी मदद कर दे। देखिए, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे किस करवा भी करो अभी इसी वक्त। वो उसकी बात काटते हुए अपनी सिगरेट का लंबा कश लेकर बोला तो उसकी चलती ज़बान लम्हे में थम गई थी। दूसरी तरफ, आए मिस्टर दारमशाह, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका था, इसीलिए हमें परेशानी हो रही थी। अब हम खुद ही पहाड़ी की तरफ आने वाले थे आप लोगों की तलाश के लिए। दूसरा कपल कल ही वापस आ गया था। तकरीबन रात के 3 बजे के करीब उन्हें जंगल का ये रास्ता अच्छा नहीं लगा। शायद वो हार मान गए थे, इसीलिए उनकी वापसी हो गई। चैलेंज मुकम्मल ना कर पाने की वजह से वो लोग हार गए हैं, इसीलिए होटल की तरफ से हम आपको 4 रातों और 3 दिन के लिए दुबई का एक खूबसूरत ट्रिप दे रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही मुनफरिद और बहुत और खूबसूरत सफ़र होगा। उसका खर्चा हमारा होटल उठाएगा। आप जब भी चाहें जा सकते हैं। वो टिकट उनकी तरफ बढ़ाते हुए उन्हें इनाम देने लगा। क्या वो कपल वहाँ नहीं जा पाएगा? अब वो उसे देखते हुए सवाल करने लगा। नहीं, सिर्फ वो लोग आज चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से, और वैसे भी वो हार गए हैं, और ये इनाम किसी हारी हुई टीम को तो नहीं मिल सकता ना, मैनेजर ने मुस्कुराकर बताया। लेकिन हम अपनी जगह किसी और को भेज सकते हैं। मेरा मतलब है, हम दुबई वगैरह जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम अपना ये ट्रिप किसी और को देना चाहते हैं गिफ्ट में। आपको इस बात पर कोई एतराज़ तो नहीं होगा? वो मैनेजर से पूछने लगा तो मैनेजर ने फ़ौरन नामे सर हिलाया। हरगिज़ नहीं सर, ये ट्रिप आपका है। आप जीते हुए हैं, आप जिसे चाहे भेज सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। वो अपनी बात मुकम्मल करता मुस्कुराता हुआ वहाँ से जा चुका था। दारमसाई, आप किसे भेजने का इरादा रखते हैं? तो मैं तो यहाँ से नहीं जाना चाहती, क्योंकि आपने कहा था हमारा हनीमून ट्रिप 1 महीने का है। अभी तो हम अपने बाकी के दिन भी यहीं पर ऐसे ही इंजॉय करेंगे। मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, मैं बिल्कुल भी किसी और कंट्री में नहीं जाना चाहती। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप हमारी जगह किसी और को भेजने का इरादा रखते हैं। बहुत अच्छी सोच है, कोई और कपल खुश हो जाएगा और हम यहाँ पर बहुत सारा एंजॉय करेंगे। दर ने खुश होते हुए कहा तो दारा मुस्कुराया। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी जगह किसी और कपल को भेजना चाहता हूँ। अंदर चलते हैं, यहाँ बाहर सर्दी हो रही है। वो उसे आगे चलने का इशारा करते हुए कहने लगा, जब दर का ध्यान अपने हाथ पर गया जहाँ कल से अब तक लोहे की मजबूत हथकड़ी बंधी हुई थी, और कल से अब तक उन दोनों को इस हथकड़ी की ऐसी आदत हो गई थी कि इसे खिलौना इन दोनों को ही याद न रहा। इसे खुलवाना इन दोनों को ही याद न रहा। उसका हाथ खींचने पर उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो खुद भी मुस्कुरा दिया। अरे अरे अरे, इसे तो मैं भूल ही गया। काफ़ी नज़दीकी की वजह बनी है ये हम दोनों की। मुझे तो इससे प्यार हो गया है। वैसे एक बात है जानम साई, अगर ये हथकड़ी सारी ज़िंदगी भी हमारे हाथों पर बंधी रहे तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों इसके साथ भी आराम से अपना गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों ऐसे पाकीज़ा बंधन में बंधे हुए हैं कि कोई भी चीज़ हमें एक दूसरे के करीब रखने का बहाना बन सकती है। मगर ये सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मेरे लिए तो काफ़ी यादगार था। इंशाअल्लाह जल्द ही मैं इस चीज़ की कहानी अपने बच्चों को सुनाऊंगा। उसका हाथ थामते हुए वो अंदर जाते बेसाख्ता बोला तो दर के गालों पर सुर्खी छा गई थी। और तुम तो ब्लश कर रही हो, अच्छी लगती हो इसमें।
ओह! तुम तो ब्लश कर रही हो, अच्छी लगती हो इस तरह। ख़ैर मुझे तो हर तरह से अच्छी लगती हो, किस-किस रूप की तारीफ़ करूँ, तुम्हारे सारे रूप कातिलाना हैं। वो काउंटर की जानिब जाते हुए उसे मज़ीद शर्माने पर मजबूर करने लगा, जबकि उसके लफ्ज़ों पर दर की गर्दन मज़ीद झुकने लगी और उसका ये शर्माया-शर्माया सा रूप धर्मसाई को बेहद पसंद था। सनान साई, आपका फ़ोन बज रहा है, प्लीज़ उठा लीजिए, मुझे सख्त नींद आ रही है। पता नहीं कौन है जो बार बार फ़ोन किए जा रहा है, वो भी रात के 2 बजे। यकीनन कोई बहुत ज़रूरी बात करनी होगी उसे, तभी तो इस वक्त फ़ोन कर रहा है। प्लीज़ फ़ोन उठा लीजिए, वो आधी सोई आधी जागी कैफियत में बोल रही थी। उसका फ़ोन मुसलसल बज रहा था, जबकि सनान खुद भी गहरी नींद में था, लेकिन उसके मुसलसल जगाने पर उसे जागना पड़ा। जरनिश का हाथ उसके सीने पर था, जबकि वो उसकी कमीज़ पकड़े अच्छा खासा झंझोड़ चुकी थी। सनान ने आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा और फिर दूसरी नज़र उसकी फ़ोन पर पड़ी, जहां मुस्कान का नंबर जगमगा रहा था। तुम सो जाओ, मैं देख लेता हूँ। उसके सर पर प्यार से हाथ फेरता हुआ वो अपने फ़ोन की जानिब मुतवज्जा हो गया। मुस्कान के नंबर पर नज़र पड़ते ही उसने आगे बढ़कर फ़ोन उठा लिया था और बेड से उठता हुआ वो तेज़ी से खिड़की की जानिब चला गया, लेकिन तब तक कॉल बंद हो चुकी थी। उसने फ़ोन का लॉक खोलते हुए व्हाट्सएप ऑन किया था, जहाँ पर बहुत सारे मुस्कान के मैसेजेस आए हुए थे, जिनमें कुछ कागजात की तस्वीरें थीं। इन कागज़ात को बहुत अच्छे तरीके से पहचान गया था। ये वो सबूत था जो वो जल्द ही ज़रनिश को दिखाने का इरादा रखती थी, और यकीनन इसके बाद तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। वो उसकी बातों पर आसानी से यकीन कर लेती, और फिर चाहकर भी वो ज़रनिश को एतमाद में नहीं ले सकता था। उसने मैसेजेस सीन कर लिए थे, और उसके बाद एक और मैसेज आया था जिस पर लिखा था, मिल गया सबूत, या और भी सबूत चाहिए? आपकी बीवी के लिए यही सबूत काफ़ी होगा, या फिर ये भी चाहिए? इस मैसेज के बाद उसे एक और कागज़ की तस्वीर मिली थी, जिसमें उसका पहला निकाहनामा था, जो पूरे रीत और रिवाज से मुकम्मल किया गया था। निकाहनामा झूठा हरगिज़ नहीं था, ये बात वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था, और यकीनन ज़रनिश के लिए ये इतना सब कुछ काफ़ी था। उसे दोबारा से कॉल आने लगी। तो वो एक नज़र बेड की जानिब देखता कमरे से बाहर निकल चुका था। फ़ोन अटेंड करके उसने कान से लगाया था। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारे साथ की गई नेकी मेरे लिए सज़ा बन जाएगी। वो सब कुछ मैंने सिर्फ़ इसलिए किया था ताकि तुम्हारी इज़्ज़त पर कोई हर्फ न आए और कोई तुम्हारी जान न ले सके। वो इस वाहियात रस्म से बचाने के लिए मैंने किया था, वो जाहिलाना सोच ख़त्म करने के लिए मैंने ये कदम उठाया था। लेकिन अगर मुझे अंदाज़ा होता कि ये सब कुछ इस तरह से मेरे सामने आएगा, तो यकीन करो मैं तुम्हें मरने देता। काश मुझे पहले पता होता, तो मैं तुम्हारी मदद करने के बारे में सोचता भी नहीं। न जाने कौन सा मनहूस वक्त था जब मैं वहाँ गया। तुम्हारी जान, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए लंदन लेकर गया, यहाँ तक कि वहाँ की नेशनलिटी तक दिलवाई कि तुम्हारा भला हो जाए। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि तुम मेरे गले पड़ जाओगी। मुस्कान हो रहा था। तो अब आप मुझ पर इस चीज़ का एहसान जता रहे हैं, मुझे बार बार इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लेकिन एहसान करने का मतलब ये नहीं होता सनान साहब कि आप मनमानी पर उतर आए। आप मेरे साथ चाहे जो भी करें, मैं खामोशी से बर्दाश्त करती रहूं। आप मुझे बीवी का हक नहीं देना चाहते हैं, मुझे दुनिया के सामने कबूल नहीं करना चाहते हैं। ये बात मैं पिछले 3 साल से खामोशी से मानती आई हूँ, और कभी आपके सामने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूँगी, क्योंकि इस बार सवाल मेरा नहीं, मुझे आपका नाम नहीं चाहिए, और ना ही मैं आपसे आपकी दौलत मांगती हूँ। मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि चुप कर जाओ। मुस्कान, खुदा के लिए बंद करो ये सब कुछ। नहीं है मेरा तुमसे, तुम्हारे साथ जुड़े किसी भी रिश्ते से कोई ताल्लुक़। जब मैं सिरे से तुमसे किसी तरह का कोई वास्ता रखना ही नहीं चाहता, तो गले पड़ी रही हो मेरे। मैंने तुम्हें निकाह के रोज़ ही बता दिया था कि तुमसे मैं किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं बनाना चाहता। तब तुमने भी यही कहा था कि तुम अपनी ज़िंदगी आज़ादी से अपने तरीके से गुजारना चाहती हो, तुम पढ़ना चाहती हो, और मैं तुम्हारे इस कदम में तुम्हारे साथ था। इस फैसले पर हाँ की मोहर तुमने लगाई थी कि तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूँ। तो फिर अब क्यों तुम ये सब कुछ कर रही हो? जवाब दो मुझे, आखिर चाहती क्या हो तुम? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस किस्से को किस तरह से ख़त्म करे। वो मुस्कान को जरनिश के पास पहुंचने ही नहीं देना चाहता था। मैं क्या चाहती हूँ आपको बता चुकी हूँ सनान, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, बस मेरी ये बात मान लें। मैं इस चीज़ को कबूल ही नहीं करता तो कैसे मान लूँ? देखो मुस्कान, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अपना रास्ता बदल लो। तुम्हारे जर्निश को ये सब कुछ बता देने से क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। यही इस खेल का एंड है, याद रखना। इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा।
लेकिन अगर तुम इसी जगह सब कुछ ख़त्म कर दोगी तो यकीन करो तुम्हारी आगे की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मैं तुम्हारे लिए जितना मुझसे हो सके उतनी आसानी करने की कोशिश करूँगा, वो उसे यकीन दिलाते हुए बोला। आप मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए सनान, मेरी डिमांड अब भी वही है जो पहले थी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि जरनिश को सब कुछ पता चल जाने के बाद आप क्या करेंगे। मुझे तलाक की धमकी तो हरगिज़ मत दें, मैं आपकी किसी धमकी से नहीं डरती। लेकिन आप एक बात कान खोल कर सुन लें, मुझे नहीं पता कि जरनिश सच जानने के बाद आपके साथ रहेगी या आपको छोड़कर चली जाएगी, लेकिन इस चीज़ को कबूल नहीं कर पाएगी, क्योंकि दुनिया की कोई भी औरत इस तरह की हकीकत कबूल करके अपने शौहर के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत नहीं कर पाती। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहे फ़ैसला कर सकते हैं। फ़ोन बंद हो चुका था, जबकि सनान की परेशानियों में एक बार फिर से इजाफ़ा हो गया। वो खामोशी से अपने कमरे में लौट आया था, जहाँ जरनिश अब तक गहरी नींद में थी। वो बेड पर जाने के बजाय वहीं सोफे पर बैठ गया। जरनिश उसके बिल्कुल सामने थी, बेहद मासूमियत और चेहरे पर दुनिया जहान का सुकून लिए वो ख्वाबों की दुनिया सजाए हुए थी। वो उसके ख्वाबों की दुनिया इस तरह से लुटते नहीं देख सकता था। उसका दिल चाहता था कि वो उसे सब कुछ बता दे, लेकिन फिर उसके छोड़ जाने का डर भी उस पर हद दर्जा हावी था। वो उसे सब कुछ बता देना चाहता था, लेकिन कुछ भी बता नहीं पा रहा था। मुस्कान की धमकियां आए दिन बढ़ती चली जा रही थी, और वो सिर्फ खामोशी से गुजरने उसके लिए दोनों के गुजरने का अफसोस कर रहा था। क, क्या क्या कहा आपने? उसके अल्फाज मुंह में ही कहीं गुम होने लगे। वो बेयकीनी से सामने वाली कुर्सी पर बैठे उस शख्स को देख रही थी, जो कैसे दिलेरी से उससे किस की डिमांड कर रहा था। मैंने कहा किस करो मुझे, तुमने ही तो कहा कि तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो, मेरी हर बात मानने के लिए तैयार हो, डील के बदले डील करना चाहती हो। तो अगर तुम्हें मेरे साथ डील करनी है तो फिर मेरी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। और ये मेरी डिमांड है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बाबा साई से तुम्हारे ट्रिप पर जाने की सिफारिश करूंगा, लेकिन मेरी डील ये है कि तुम्हें मुझे किस करना होगा। एक हाथ से लो और एक हाथ से दो वाला सिस्टम। मैं किसी पर कोई एहसान नहीं करता, प्रॉपर्टी डीलर हूँ। मैं काम के बदले काम करने पर यकीन रखता हूँ। अब तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो ठीक है, मैं तुम्हारी सिफारिश करने के लिए तैयार हूँ, और अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो अपना ये काम किसी और से करवा लो। वो बेनियाजी से कहता एक और सिगरेट सुलगाने लगा। आपको इतनी ज़्यादा सिगरेट नहीं पीनी चाहिए साहिर साई, इससे लीवर ख़राब होता है, गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, इससे इंसान की जान भी जा सकती है। और तो और लोग फिर नशे भी बोलते हैं। उसके दो बदो सिगरेट सुलगाने पर वो बोले बिना नहीं रह सकी, क्योंकि उसकी बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। लीवर मेरा है, गुर्दे भी मेरे हैं, तुम्हें कोई मसला या किसी और को कोई मसला नहीं होना चाहिए। और जो लोग मुझे नशेई कहते हैं कहते रहें, मुझे उनका नशेई कहना अच्छा लगता है। खैर तुम ये सब कुछ छोड़ो, हम अपनी डील के बारे में बात कर रहे थे। वो उसके इतने अहम तरीन लेक्चर को नज़रअंदाज करता फिर से बात घुमाने लगा। कौन सी डील, कौन सा ट्रिप, मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैं तो आपको खाना देने के लिए नीचे आई थी, मुँह बनाते हुए बोली। उसे उम्मीद न थी कि ये मेसना नशई उससे इस तरह की कोई डिमांड करेगा। सबके सामने तो कैसे एटीट्यूड दिखाता था, और उसके सामने कैसे धरने से किस मांग रहा था। किसी की मजबूरी का किस तरह से फ़ायदा उठाना है, ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो वो दिल ही दिल में उससे बहुत सारी गालियाँ देती उसके लिए खाना गर्म करने लगी। वो अपनी ही सोचों में गुम थी जब उसे अपने बेहद करीब गर्दन पर गर्म सांसों का लम्स महसूस हुआ। उसने घबराकर पीछे की जानिब देखना चाहा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि किचन काउंटर के दोनों साइड पर उसके हाथ थे। वो बेचारी बीच में कैद होकर रह गई थी। क्या तुम जानती हो तुम्हारी सरगोशियों की आवाज़ किस हद तक बुलंद होती है? क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हारी बड़बड़ाहट की आवाज़ शायद यहाँ से हवेली के बाहर तक भी जाती होगी? उसे अपने कानों के बेहद करीब उसकी आवाज़ सुनाई दी। ये तो वो खुद भी जानती थी कि उसकी बड़बड़ाहट काफ़ी बुलंद होती है, और उसकी सरगोशियाँ भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ पैदा करती है। सना, जरनिश और सानिया को भी तो यही मसला था। वो अपनी सोच को सबके सामने जाहिर करती थी। नहीं नहीं नहीं, तो मेरी सरगोशियाँ बुलंद नहीं हैं, आपके कान बहुत पतले हैं। उसने फ़ौरन खुद को बचाने की नाकाम सी कोशिश की थी, जिस पर साही साही के लबों की तराश में मुस्कुराहट आकर गायब हुई। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने नहीं कहा कि मैं लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाना जानता हूँ, या मैं किसी को ब्लैकमेल करता हूँ। उसकी गर्म सांसें अब उससे अपनी गर्दन पर महसूस होने लगी। वो उसके करीब झुका, उससे सवाल कर रहा था, जबकि उसे अपने करीब महसूस करते हुए जाविश के हाथों में पसीना आने लगा था।
उसकी इंतहाई गुर्बत उसे बेहद परेशान कर गई थी। उसका वजूद कांपने लगा था। वो उसके बेहद करीब खड़ा उसका हाल बेहाल कर रहा था। जाविश ने खुद को बहादुर कर जाहिर करने के लिए गर्दन अकड़ा कर चूल्हे की आग बंद की थी और पास रखे प्लेट में उसके लिए खाना निकालने लगी। खा ले, ठंडा हो जाएगा। दोबारा उसने पीछे मुड़कर जैसे ही देखा, वो अभी तक उसके बेहद करीब खड़ा था। साहिर शाही ने आहिस्ता से उसके हाथ से प्लेट लेकर करीबी टेबल पर रख दी। वो अभी तक उसका रास्ता यूं ही ब्लॉक किए खड़ा था। खाना तो मैं खा लूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अपनी डील के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम्हारा ट्रिप पर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुमने अपनी किसी दोस्त के साथ इस हवाले से शर्त लगा रखी है। वो उसे देखते हुए सवाल करने लगा तो जाविश ने बेयकीनी से निगाह उसके चेहरे पर डाली थी। ये बात उसे कैसे पता चली? ये आपको कैसे पता कि मैंने किसी से शर्त लगाई हुई है? वो अपनी हैरत पर ज़्यादा देर कंट्रोल न कर सकी। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ मासूम लोमड़ी, तुम्हारी कोई भी बात मुझसे छुपी हुई नहीं है। ये बात याद रखना। और अब तुम मेरी डील के बारे में बात करो। तुम ट्रिप पर जा सकती हो और बदले में तुम्हें सिर्फ एक किस करना होगा। वो उसके सामने खड़ा अपनी डील की तफसील बताने लगा। वो वाकई ही सचमुच में सब कुछ जानता था। उसका ट्रिप पर जाना ज़रूरी था, इसीलिए तो वो उसका फ़ायदा उठा रहा था। लेकिन आप मुझे किस करना क्यों चाहते हैं? वो बेहद परेशानी से कहने लगी। क्योंकि मुझे नशा होने लगा है तुम्हारा, और मैं ये नशा पूरा करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी किस चाहिए, तभी मेरा नशा पूरा होगा। वो एक ही लम्हे में उसे जवाब दे चुका था। यकीनन उसे इस जवाब की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी, लेकिन वो जान चुकी थी कि नशा करने का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की आदत हो जाना, और जो चीज़ आदत में शामिल हो जाए उसका मिलना कितना ज़रूरी होता है। मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। वो गर्दन अकड़ा कर बोली। टाइम क्यों चाहिए तुम्हें लड़की? शायद तुम भूल रही हो, तुम्हें परसों हर हाल में ट्रिप पर जाना है। वो उसे घूरते हुए कहने लगा। एक तो वो उसके लिए उसकी इतनी मदद करने का सोच रहा था, लेकिन यहाँ तो इस लड़की के नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। कौन सा वो उसे पहली बार किस करने की बात कर रहा था? इससे पहले भी तो ऐसा हो चुका था। हाँ, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। मुझे फैसला करना है कि आपकी डील अच्छी है या नहीं। अब ऐसे भी तो डील नहीं की जा सकती ना, पहले सोचना समझना पड़ता है। और हो सकता है मुझे आपसे बेहतर कोई अच्छी डील मिल जाए। वो सोचते हुए उसका दिल जलाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, जितना चाहे वक्त ले सकती हो, लेकिन ये ऑफ़र महदूद मुद्दत के लिए है। हो सकता है जब तुम्हारा दिल इस ऑफ़र पर आए तब तक यहाँ डील ख़त्म हो जाए। वो टेबल पर बैठकर सुकून से खाना खाते हुए उससे उसे एक और धमकी भी लगा चुका था, जिसकी जाविश ने ज़्यादा परवाह नहीं की थी। उसके लिए चाय का कप बनाकर वो टेबल पर रखती खामोशी से अपने कमरे में चली गई थी। न जाने क्यों साहिर के साथ इस डील में उससे बहुत मज़ा आया था। अब आगे क्या होने वाला था ये तो वक्त ही जानता था। दूसरी तरफ, नहीं दारम भाई, खुदा के लिए ये मत कीजिएगा। अगर ऐसा हुआ तो मेरे घर वाले मेरी जान ले लेंगे, मुझे जान से मार डालेंगे। दारम कुर्सी से उठा ही था कि वो लड़की उसके पैरों में आ गिरी। मेरे पैरों से उठो लड़की, घर से भागने से पहले तुम्हें ये सब कुछ सोचना चाहिए था। क्या तुम्हें ज़रा शर्म ना आई ऐसा कदम उठाते हुए? वो बेहद गुस्से से दहाड़ा था। एक तो ये लड़की अपनी इस गलती को गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो आप ही बताएं, मैं क्या करती? क्या बिक जाती वहाँ जहाँ मेरा सौतेला बाप मुझे बेचने वाला था? मैं जानती हूँ आपको ये सारी बातें मेरी मनगढ़ंत कहानी लग रही होगी, लेकिन कसम खा के कहती हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ। मेरे बाबा का इंतकाल मेरे बचपन में ही हो गया था। तब मैं सिर्फ 5 साल की थी। मेरी अम्मी के घर वालों ने उनकी दूसरी शादी कर दी और मुझे भी मेरे बाप के साथ रहना पड़ा। पहले तो वो बचपन में जगह जगह मुझसे काम करवाता था और जो पैसे मिलते थे वो अपने पास रख लेता था। फिर जब मैं इनकार करती तो मुझे बुरी तरह से मारता पीटता। मुझे बोलने का हक नहीं दिया जाता था। मेरी माँ अपनी बाकी औलादों की वजह से कभी मेरे हक के लिए आवाज़ ना उठा सकी, जिसका अफसोस मुझे हमेशा रहेगा। और अब वो आदमी ज़बरदस्ती मेरा सौदा किसी के साथ कर रहा था। वो मेरा निकाह नहीं कर रहा था। अगर वो इज़्ज़त के साथ मेरा निकाह किसी से करता तो कभी घर से भागने की गलती ना करती। लेकिन अब मुझे घर से भागने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि एक लड़की अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए दुनिया का कोई कदम भी उठा सकती है। और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ इस लड़के के साथ एक कमरे में एक कपल के तौर पर रहकर सवाब कमा रही हो, कि अपनी इज़्ज़त बचा रही हो? वो दहाड़ उठा था। उसके गुस्से ने दर को भी सहमा कर रख दिया था। मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, लेकिन मेरा खुदा गवाह है कि उस शख्स के साथ उस कमरे में रहने के बावजूद उसने कभी गलत निगाह से मुझे नहीं देखा। वो मुझसे शादी करने के लिए मुझे अपने साथ लाया है। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, लेकिन शायद ही दारम को उस पर तरस आया था। हमने आपको वो चैलेंज सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि होटल के मैनेजर का कहना था कि हमें जंगल के अंदर रात में अकेले
नहीं रहने दिया जाएगा जब तक कोई दूसरा कपल हमारे चैलेंज को कबूल ना करे। ये इस होटल का उसूल है कि जंगल के अंदर रात वही लोग रह सकते हैं जो उनके खेलों में हिस्सा लेते हैं, और फिर हमारे पास जंगल के अंदर जाने की कोई मजबूत वजह नहीं थी। अगर हम ये चैलेंज जीत जाते तो हमें 3 दिन और मिल जाते, सबसे बचने के लिए और छुपने के लिए। लेकिन उसकी फैमिली के लोगों को पता चल गया है कि हम इस होटल में छुपे हुए हैं। उसने लड़के की जानिब इशारा करते हुए बताया, ये अपने खानदान से डरता है तो तुम्हें लगता है कि तुमसे शादी करेगा। गरमसाई को रह रहकर उस बेवकूफ़ लड़की पर गुस्सा आ रहा था जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके साथ भाग गई थी। अगर तो उसने अपनी इज्जत की खातिर ये कदम उठाया था तो दारम उसके साथ था, लेकिन अगर उस लड़के ने उस लड़की से निकाह करने की बजाय सिर्फ अपना मतलब पूरा किया तो वो को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। नहीं नहीं, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने अपने किसी मतलब के लिए इसे नहीं भगाया सर, इसके हालात देखकर मैंने ये कदम उठाया है। मेरी फैमिली अभी इसे कबूल नहीं करेगी, इसीलिए हम दोनों यहाँ से भागकर कहीं और जगह चले जाना चाहते थे जहाँ हम शादी कर ले और सुकून से रहे, और फिर थोड़ा वक्त और गुजरेगा तो मैं उससे वापस अपने घर ले जाऊँगा। मुझे पता है मेरी फैमिली भी इसे कबूल कर लेगी। लड़के ने पूरी बात ऐसे समझाई तो दारम ने हाँ में सर हिलाया। ठीक है, मैं तुम दोनों को 1 महीने का वक्त देता हूँ। आज तुम दोनों का निकाह होगा यहीं इसी होटल में, और फिर तुम दोनों को दुबई भेज दूंगा। जब तुम वापस आओगे तब पूरी इज्जत के साथ इस लड़की को अपने साथ अपने घर में लेकर जाओगे, और अगर इसमें किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो उसे मैं हल करूंगा। वो फैसला सुनाते हुए बोला तो उन दोनों को भी उसी फैसले में अपनी भलाई नजर आई। दूसरी तरफ, देख जाविश, तुझे बाबासाई की इजाज़त चाहिए तो कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा, कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा ट्रिप पर जाने का। लेकिन नशे को किस करना इतना आसान थोड़ी है, और वो भी कैसे धड़ल्ले से किस मांग रहे थे, जैसे मेरी सारी किस पर सिर्फ उनका हक हो। खैर, हक तो उन्हीं का है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही थोड़ी ना किस दे दूंगी। मेरा किस तो उन्हें शादी के बाद ही मिलेगा। ये डील वगैरह मैं नहीं मानती, लेकिन अगर मैंने उनकी डील पूरी नहीं की तो मैं ट्रिप पर जाऊंगी कैसे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा साबिर, सोच सोच क्या किया जाए। जाकर बोल देती हूँ जनाब, मैं रुखसती से पहले कुछ नहीं करूँगी। और अगर ये सुनकर उन्होंने बाबा साई से रुखसती की बात कर ली तो नहीं, नहीं नहीं, इतनी जल्दी मैं उनको हैंडल नहीं कर सकती। हाय अल्लाह जी, मैं क्या करूँ? छोटी सी किस ही कर लेती हूँ। उसने शर्माते हुए अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाया। चुप बेशरम लड़की, ज़रा अकल नहीं है? शादी से पहले ऐसा सोचना भी गुनाह है। हाँ तो उनको भी तो देखना चाहिए ना। उन्होंने ना सिर्फ सोचा बल्कि अपने सोचे हुए पर अमल भी किया। उन्होंने 3 बार मुझे किस किया, और उसके मुंह से सिगरेट की कितनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी। तौबा, मेरी तो सांसें बंद हो गई थी। बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल किस नहीं करूँगी। हाँ तो उन्होंने 3 बार मुझे किस किया, अगर उनका किस करना गुनाह नहीं तो मेरा कैसे हो गया? और वैसे भी तो मेरे शौहर है ना। और ट्रिप पर जाना भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है? इतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ज़ाविर। संभाल खुद को, कंट्रोल योर सेल्फ। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक रुखसती ना हो जाए ऐसा सोचना भी बुरी बात है। उसने एक बार फिर से अपने आप को डांटा। हाँ बिल्कुल यही सही है, कुछ भी ज़रूरी नहीं है। क्या हो गया अगर मैं शर्त हार गई तो? क्या हो गया अगर वो मेरी बेइज्जती करेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई गलत काम नहीं करूँगी, उसने खुद से वादा किया। लेकिन वो मेरी बहुत बेइज्जती करेगी। अगर मैं शर्त हार गई तो पूरा साल मेरा मजाक उड़ाती रहेगी, लेकिन मैं फिर भी कोई गलत काम नहीं करूँगी। उसने अपनी सोच पर लगाम डाली और तेज़ी से नीचे की जानिब चली गई। अब उसे इस बारे में सोचना ही नहीं था। मुझे समझ नहीं आती आपको हो क्या गया है, क्यों आप परेशान हैं? आखिर मसला क्या है, मुझसे तो शेयर करें आप। वो उसके सामने बैठी सीरियस अंदाज में पूछ रही थी। डार्लिंग, मुझे क्या हो सकता है? कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम बेकार में परेशान हो रही हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करता हूँ। वो होटल के हॉल में बैठा उसकी बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। मैं बेकार में परेशान हो रही हूँ सनाम साई, और आप ये जो कल से इतने ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, कोई मसला है तो प्लीज़ मुझे बताएं। मैं आपको इस तरह से नहीं देख सकती। आप जानते हैं ना, आप इस तरह उदासी से बैठे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप तो मुस्कुराए भी नहीं कल से। क्या बोर कर रही हूँ आपको? अगर ऐसा है तो हम घर वापस चलते हैं। ओहो मेरी जान, क्या हो गया है तुम्हें? मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहा। वो दरअसल सर में बहुत दर्द है ना, इसीलिए चुप था, और तुम पता नहीं क्या क्या सोचने बैठ गई हो। तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ज़रूरत से ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर डाल रही हो।
छोड़ो ये सारी बातें, बताओ आज कहाँ चलना है घूमने के लिए। वो उसका हाथ थामते हुए अपने लबों से लगाता पूछने लगा। कहीं पर नहीं, आपकी तबीयत खराब है तो चले रूम में चलकर आराम करें। हम कहीं नहीं जाएंगे। आपके सर में दर्द है और जब भी आपके सर में दर्द होता है आप साथ में बीमार भी हो जाते हैं। घूमने फिरने के चक्कर में आपकी तबीयत खराब बिल्कुल नहीं कर सकती, इसीलिए चले रूम में और आराम करें। वो उसका हाथ थामते हुए खुद तो उठकर खड़ी हुई साथ में उसे भी खींचने लगी। सनान को ना चाहते हुए भी मुस्कुराकर उसके साथ रूम में जाना पड़ा। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। बहुत मज़ेदार कहानी है, आप सबको ज़रूर मज़ा आ रहा होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ज़रूर दबा दे, कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।